चलिए, बोला है पहला प्रश्न है ये, आप सीटेट का मैथ का सेट नंबर 2 है, रुक्मणी प्रकाशन का। तो सेट नंबर, आज हम लोग सेट नंबर 2 के डिस्कशन को देख लेते हैं और एक दो बार क्लियर कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें से आधा जो होता है आपका जो सिद्धांतिक होता है और आधा बनाने वाला होता है। तो बनाने वाला और सिद्धांतिक दोनों देखेंगे। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न में बोला है कि सिराज है कोई व्यक्ति जो अपनी रसोई में सब सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित कर रहा है, मतलब व्यवस्थित कर रहा है। उसमें पहली पंक्ति में उसने 11 लगाया, फिर अगले में 22 लगाया और तीसरे में 33 लगाया। तो उसके बाद हाँ, यानी कहने का मतलब है कि 11 जोड़े लगाए हैं, उसके बाद 22 जोड़े लगाए हैं, उसके बाद 33 जोड़े लगाए हैं। तो बोला है कि तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं। यहाँ जोड़ा में नहीं पूछा है, तो आपको जोड़ा में काउंट कर लेना है। 11 में लगाया एक बार तो 11 दूना 22 यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ 22 दूना 44 हो जाएगा, फिर 33 दूना 66 हो जाएगा। सबको अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल 132। मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा आपका मेंटली टेस्ट लिया गया है कि क्या आप जोड़े को और बिना जोड़े को समझ पा रहे हैं नहीं, बात समझे। तो यहाँ पे यही प्रश्न था, आशा करते हैं समझ गए होंगे। आइए समझते हैं। यहाँ देखिए, बोला है कि कथन पर विचार करने हैं और सही कथन को ढूंढने हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी प्रश्न पढ़ने से पहले आप ये जरूर नीचे देख लीजिए कि आपसे पूछा सही या गलत है। ये चीज़ अगर नहीं देख पाएंगे तो वहाँ पे आप मिस कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न के लिए। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या कहा गया। बोला है सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दो भी अभाज्य है लेकिन ये सम संख्या है, इसीलिए सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं होती है, दो सम होता है। ठीक है, और मैं बताते चलूँ कि अभाज्य संख्या कहते किसको, ये भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। तो जिसका फैक्टर 2 होना चाहिए, अर्थात इसका फैक्टर एगो 1 है और एगो 2 है, तो 2 जिसका फैक्टर हो वो अभाज्य संख्या होता है। ऐसा जो भी संख्या आपको मिल जाए जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए, वो अभाज्य होता है, चाहे वो संख्या कोई भी हो, आप ऐसे पहचान सकते हैं। तो ये तो गलत हो गया, आपसे सही वाला पूछा है, तो जहाँ जहाँ एक वाला दिया हुआ है वो ऑप्शन आपका गलत हो गया। एक ही वो में दिया था, हमको भी पता है ये ऑप्शन नहीं आने वाला है। उसके बाद है एक अंक वाली केवल 5 संख्या अभाज्य, एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या है। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या है, तो एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या है या नहीं ये बताइए। तो 5 जो है ना, एक के अंक वाला ना है, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे केवल लगा दिए हुआ है, तो ये भी गलत होना चाहिए, क्योंकि एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या है। 5 के अलावा 7 भी तो एक अंक का है, 7 भी तो एक अंक का है, तो केवल बोल दिया, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब है दूसरा जहाँ जहाँ गलत है वहाँ ये और ये गलत हो गया। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए कि कौन सही होना चाहिए। तीसरा, चौथा, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो ये भी बता दिए। तो सही आपका 3 और 4 है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। हालांकि इसके बुक में डी दिया है, इसलिए ध्यान रखिए मिलाने वक्त थोड़ा सा अगर आपको मिलाना होगा तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 ही गलत, मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगर मिला लिए हैं तो ध्यान कर लीजिए। आइए समझते हैं हम। तो ये पहले मतलब 32 नंबर प्रश्न को समझ गए ना। चीज़ों को समझिएगा, संख्या से रिलेटेड आपको पूछेगा मैथ में, इसलिए मैं बता दिया हूँ कि संख्या का ज्ञान होना चाहिए आप में। अगर संख्या का ज्ञान नहीं है तो आपके 2 नंबर छूटने वाले हैं, सोच लीजिए। आइए हम समझते हैं। स्कूल की NSO इकाई ने प्रत्येक ज़रूरत जो है, ये तो दूसरा निकल गया। चलिए, यहाँ पे क्या कहा है पहले एक बार देख लीजिए। बोला है कि मंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया और एक प्रायोजक ने उन्हें इस काम के लिए 281/2 किलोग्राम चीनी मिली, तो कितने बच्चे को यह चीनी बांटी जा सकती है। तो इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड किससे किस में करना है ये ध्यान रखिए। बोला है कि टोटल चीनी जो देने वाला है वो टोटल चीनी कितना दिया गया है,
तो टोटल चीनी आपको दिया गया है 281/2 चीनी दिया गया है। और बोला है प्रत्येक ज़रूरतमंद, जितने भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है, बच्चा है, उसको इतना चीनी देना है। तो हमको जब भी पूछा जाए कि संख्या पूछा जाए, बच्चों की संख्या पूछा जा रहा है, तो बच्चों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल वजन बटे हो जाएगा एक बच्चों को दी गई मात्रा, एक बच्चों की दी गई मात्रा। तो कुल वजन आपका देख लीजिए कि कितना है, 281/2 है। और एक बच्चा को दिया गया मात्रा क्या है, 3/, बटा का मतलब भाग ही होता है, 3/4 कर लें। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, काट देंगे 2 दूना 4, और इससे काट देंगे हम 3 से इसको, तो 9 बार में, और फिर 9 3 27 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा 3 से सर, नहीं कटेगा। क्या नंबर है लोगों तो चलिए। तो ये पूरी नहीं कटेगा, तो आप ध्यान कर लीजिए कि अप्रॉक्स में आप गुना करके भाग दे सकते हैं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि 4 से आप 281 में गुना कर लीजिए और 6 से भाग कर दीजिए। अप्रॉक्स में कौन सा आंसर आएगा, पूरी तो कटेगा नहीं, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 187 आपको आ जाएगा। काट के देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अप्रॉक्स में कटेंगे, ठीक है। आइए देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है। अगले प्रश्न में आपका है कि पूर्णांक के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं। 2 को कथन और दिए हैं, दोनों कथन को बताना है कि दोनों सही है या एक सही है, इस तरह से आपको बताना है। तो इसमें पहला कथन में बोला 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्या के बराबर या उससे अधिक होता है। 2 संख्या के गुणनफल सदैव संख्या के बराबर या संख्या से अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमको 2 को संख्या 1 ले लिए या 2 ले लिए, दोनों को गुना करते हैं, तो दोनों को गुना करते हैं तो संख्या के बराबर आ रहा है क्या, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 एकम 2 आ गया, ठीक है। तो बराबर तो आ रहे हैं, लेकिन अधिक भी आ सकता है। 3 और 2 से गुना करें तो क्या आ जाएगा, 6, कितना आ गया। लेकिन यहाँ हम संख्या कौन कौन लिए हैं ये बताइए। संख्या हम यहाँ पे लिए हैं, संख्या 1 और 2 लिए हैं, तो ये तो 2 के बराबर तो आ गया, लेकिन क्या 1 के बराबर आया, नहीं आया। तो इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट 2 संख्याओं को जोड़े सदैव संख्या के बराबर या उससे अधिक या अधिक हो सकते हैं। तो दोनों के दोनों गलत, वही बात बोला है, तो ये दोनों गलत है, अब दोनों ही गलत है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, पूछा है कि रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली है। रिंकी को 3 गो थाली दिया गया है, एक अ, एक ब और एक स। अ में केवल 1 जलेबी है, ठीक है। अब ब में 5 है, और थाली 100 में 3 जलेबी है। अब बोला है, ऐसा बोल दिया, वह तीनों थालियों के बराबर जलेबी रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब तीनों में सेम रखना चाहती है। सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर हम दे दिए। पहले में कितना है लिख देंगे। तो पहले बोला है अ में थाली, अ में बोला है केवल 1 है, अ में 1 दे दिए। अच्छा, ब में कितने हैं, 5 है, और 100 में कितने हैं, 3 है। अब सब में बराबर करना चाह रही है, तो सब कितना है पहले ये देख लेंगे। 3 5 8 1 9, तो 3 गो रखेंगे बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 3 गो रखेंगे तो ठीक है। तो अब इसमें ध्यान ये रखना है कि बराबर होगा कैसे। तो बोला है थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में, अगर 2 गो ब में से रख देंगे इसमें, तो 3 गो नहीं हो जाएगा। तो यही तो कथन सही है, और सही ढूंढना था आगे समझ में। तो बस इसमें कथन देखना था। आशा करते हैं समझ में
आ गया होगा। आइए यहाँ देखिए, बोला है यदि 6 7 का लघुत्तम समावर्त्य एक्स वाई के लघुत्तम समावर्त्य का आधा है। 6 7 का अगर लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं तो 42 आता है, और एक्स वाई का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो इसका मतलब बोला है कि इसका आधा नहीं बल्कि ये आधा है, इसका लघुत्तम समावर्तक का ये आधा है। आधा है इसका मतलब इसका पूरा पूरा कितना होगा, आधा अगर 42 है तो पूरा कितना होगा 84। आधा किसी संख्या का आधा 42 है तो उसका पूरा कितना होता है 84। अब 84 होता है तो बोला है कि लघुत्तम समावर्तक 84 है, संख्या ये वो क्या है 12 है। तो दूसरी संख्या आपसे बताना है, तो आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, किसको और किसको निकालने से 84 आ जाएगा। तो 12 और 7 को निकालने से नहीं लौसा 84 होगा, इसमें सिर्फ 7 ही ऐसा है जिसके साथ आप लौसा निकालिएगा तो 84 आ सकता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। आइए यहाँ पे सन्निकट मान बताना है। सन्निकट मतलब ये 3 के निकट है और ये आपको 50 से ऊपर होता, मतलब 7.5 से ऊपर होता तो 8 मान लेते, लेकिन 7.5 से नीचे है तो इसको हम 7 ही मानेंगे। और यहाँ पे 11.5 50 से ऊपर है तो इसको हम 12 मान लेंगे। इस तरह से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। यहाँ देखिए बोला है जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए, घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। शिक्षकों ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तु को उठाने को कहा, मतलब ये बोला कि सेम आकृति वाला वस्तु उठाओ। तो उसने क्या क्या उठाई, उसने उठाई घड़ी की बैटरी उठाई, मोमबत्ती उठाई और स्टील का गिलास उठाया। तो इस तरह से तीनों का आकृति अगर देखा जाए तो मोमबत्ती की आकृति भी ऐसा ही होता है, और घड़ी की बैटरी की भी आकृति ऐसा ही होता है, और गिलास की भी आकृति लगभग ऐसा ही होता है। तो सेम आकृति है, इसका मतलब किस आकृति को उसने उठाई है, तो वो ऐसी आकृति बेलन की होती है, ऐसी आकृति बेलन की होती है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आइए देखिए अगला, चलिए बोला है सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक के बीच सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण लेगी। 6 घंटे की सुई। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि घड़ी में 2 तरह के सुई नॉर्मली होते हैं, एक तो आपका हो जाएगा बड़ा वाला सुई और एक होता है छोटा वाला सुई। ठीक है, बड़ा वाला और छोटा वाला। छोटा वाला जो होता है घंटा का सुई होता है, और बड़ा वाला जो होता है मिनट का होता है, याद रखिएगा। तो अगर कोई मिनट का सुई को अगर चलना होगा तो एक बार में वो चलते 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 कितना देर में 60 मिनट में वो पूरा राउंड लगा लेता है। आप पूरे राउंड लगाने का मतलब है कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री चल लेता है। तो 60 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 10 से 10 करें 6, अर्थात 6 डिग्री उसके लिए उसको 1 मिनट लगेगा। 6 डिग्री के लिए कितना, मिनट वाला सुई को 6 डिग्री के लिए 1 मिनट। लेकिन हमको मिनट वाला नहीं बोला है, हमको तो घंटा वाला बोला है। अब घंटा वाला को तो जानते हैं कि एक बार वो जब तक मतलब 12 घंटा नहीं लगाएगा तब तक वो दोबारा मतलब फिर से उसी स्थिति पर नहीं आ पाता। उसको आने के लिए कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे। अब 12 घंटे में वो कितना डिग्री बनाता है, 360। वो 12 घंटा में, घंटा वाला सुई 12 घंटा में 360 बनाता है। काटेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 300 मतलब 12 3 36 30 डिग्री आ गए ना। 1 घंटा में 30 डिग्री। अब यहाँ पे 6 से 9 कै घंटा होता है, एक घंटा में 30 डिग्री है। 6 से 9 कितने देर हुआ, 3 घंटा हुआ कि नहीं हुआ। बोला 3 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 1 घंटा में 30 डिग्री जो बनाता है 3 घंटा में 30 तिहाई 90 डिग्री बनाएंगे। आशा करते हैं इस बात को समझ गए हम। आइए क्या छः से 9 है ना बोला, 6 से
अच्छा 6 से 3 बोला, सॉरी 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, यहाँ 6 से 3, हमको लगा 3 से 6 बोला। 6 से 3 के लिए समय ज़्यादा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम आपको बता दे रहे हैं घड़ी बना के। 6 से 3 बोला, तो 6 से अगर 6 से कोई घंटा का सुई इधर से नाचना 6 पर से जाएगा, तो सबसे पहले वो 12 तक आते आते वो कितना घंटा हो गया? क्या घंटा हो गया? 6 से यहाँ पे 6 घंटा तो ही हो गए, 6 घंटा हो गए ना। चलिए अब यहाँ पे फिर 3 घंटा यहाँ आ गए, तो 6 से 3 पर आने पर 9 घंटा लगाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ठीक है। घंटा के हिसाब से, हालांकि 3 घंटा होता तो 90 ही होता, अगर घंटा 9 है तो कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मतलब 9 या 27 अर्थात 270 डिग्री होता है। तो ये ध्यान कर लेना है कि हमको 6 से 9 बोला है, 9 से कितना देर लग रहे हैं, वहाँ से 6 से 9 पर आने पर कितना देर लग रहे हैं, उसके हिसाब से लगाइए, ठीक है। आइए आगे है, एक आयत जिसकी भुजाएं का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब जो भुजा है वो कितना है? 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो उसका परिमाप नहीं हो सकता है, ऐसा बोला गया। ये परिमाप कौन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए कि बोला जिसकी भुजाएं का क्षेत्रफल 24 है, तो 24 है, तो इसका मतलब है कि 24 को अगर हम फैक्टर करें तो या तो आप फैक्टर कीजिएगा तो 12 2 में, ठीक है। अच्छा उसके बाद 8 3 में, ठीक है, और उसके बाद 6 4 में, और कोई कर सकते हैं क्या? हो तो क्या 8 3 होते, आप तो कोई इतना ही कर सकते हैं ना। चलिए क्षेत्रफल अगर मतलब यही भुजाएं हो सकते हैं। अब ये भुजा हो सकते हैं, अगर मान लीजिए ये भुजा होगा तो 12 2 14, 12 2 14, 14 दूना 28, इसकी परिमाप 28 आ सकता है। 28 ऑप्शन में तो हमको बोला नहीं हो सकता, 28 तो हो सकता है, इस काट देंगे, हमारा आंसर 28 आएगा नहीं। 8 3 11, 11 दूना 22, 22 तो हो सकता है, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6 4 10, 10 दूना 20, 20 तो हो सकता है, इसलिए जो हो सकता है उसको हटा दिए तो नहीं हो सकता अपने सामने आ जाएगा। आगे समझिए, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न को इसी तरीके से हल कीजिएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी की निरूपित की। मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब है 400 किलोमीटर, ठीक है। यदि भूमि पर 2 नगर 3400 किलोमीटर की दूरी स्थित है, तो मानचित्र पर उसका दूरी कितना होगा? तो 400 से भाग कर दीजिए, मतलब 400 से भाग कर दीजिएगा, वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर को हम 400 किलोमीटर कहते हैं, यहाँ पे 3400 किलोमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में क्या बोलेंगे? तो 400 से भाग करके बोलेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ पे 34 का आधा 17, 17 का आधा 8.5, 8.5 हो जाएगा। 4 से भाग करना है तो 2 बार आधा कर दीजिए, 4 से भाग हो गया। आगे समझ में, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? चलिए क्या नंबर होगा? आप 42 होगा ना। आइए देखिए क्या कहा है। 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहली 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकेंड लगते हैं। 14 सेकेंड लगते हैं, मतलब 800 मीटर का दौड़ है, जिसमें से एक पहला 100 मीटर दौड़ना है, तो कितने लगाएंगे? 14 सेकेंड में 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा फिर अगले 100 मीटर में पूरे पिछले से 2 सेकेंड ज़्यादा, तो 2 सेकेंड ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 2 कितना हो जाएगा? मतलब फिर से 16 में 100 गए, हो गया। अभी तक 200 तक का पार हो गए, ठीक है। और उसके आगे 100 मीटर के पूरे करने में पिछले वाले से फिर से 2 सेकेंड ज़्यादा, अर्थात कहने का मतलब है अब 18 में 100। तो या तो ऐसे ही करके आप लिख लीजिए, 800 पूरा लीजिए और सबको जोड़ लीजिएगा। इधर वाला फुल सेकेंड है ना पूछा है, फुल मिनट में उसको बदल देना है, ठीक है। तो इस तरह से 14 हो जाएगा, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद हो जाएगा आपका 24, 24 के बाद कितने हो गए? 8 बार करना है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 26 और उसके बाद 28 तक पूर गए ना। अब 28 तक को हमको काउंट कर लेना कि कितना हमने किया है। तो 14 से 28 काउंट करने के लिए क्या करेंगे? हम कोई बता सकते हैं क्या करेंगे?
कैसे क्या करेंगे? सम संख्या को काउंट करने का तरीका ऐसे ऐसे हो सकता है क्या कि हम डायरेक्ट हम जोड़ लें 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13 13 दूना 26 26 260 ही हो गया। 6 4 10 10 8 18 18 2 20 20 4 24 24 6 30 30 8 38 38 जोड़ देंगे इसमें, ऐसे जोड़ते हैं ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 298 298 आएंगे ना। अब इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, हमको पता है 6 चौक 24 240 जो होता है। 1 मिनट 298 आएगा क्या? 260 नहीं आएगा सर, जोड़िए ना सर इसको। 1 2 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 13 नहीं 130 से ना होगा, 130 आएगा। कितना आएगा? 130। और उसके बाद 38 उधर आया है तो कितना हो जाएगा? 168 आ जाएगा। तो आपको 60 मिनट 120 और 60 मिनट तो 180 होता तब ना 3 मिनट होता, लेकिन 3 मिनट 2 मिनट होगा। 120 और उधर 48 बच रहा है, 120 48 ठीक है। तो कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। आएगा ना? आगे ना समझ में पूरा? तो इस तरह से समझना है। पहले हमको मिनट जोड़ लेना है। अच्छा, एक तरीका और होता है जो फर्स्ट एंड लास्ट करके आधा करते हैं तो वो जुट जाता है। क्या उस तरीके से अपनाएंगे? फर्स्ट क्या है? कितना है? 14 और लास्ट क्या है? 28। तो ऐसे दो कर लगातार संख्या के लिए ऐसे होता है ठीक है। छोड़ के है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। बात समझे? तो हम इसको ऐसे जोड़ करके करेंगे तो ऐसा नहीं होगा ठीक है, याद रखिए। प्रत्येक संख्या को के अंकों का पहचान कर अगली संख्या बताना है। देख लीजिए अगले सीरीज में क्या लिखाएगा। 910 आ गया, 910 के बाद 821 आ गया। कितना घट गया? कितना घटा है बताइए? 8 9 घटा है। कितना घटा है? फिर 8 9 घटा देंगे, फिर 8 9 घटा देंगे, फिर 8 9 घटा देंगे। ऐसे घटा करके आपको बताना है अगली संख्या बताना है। तो इसमें 8 9 घटाइए, कितना आ जाएगा? तो 554। हाँ, ऐसे भी आप इससे भी अंदाजा लगा। 554 यहाँ पर है, 554 है यहाँ, 454। याद रखिएगा एग्जाम में हड़बड़ी नहीं करना है। 54 देख करके तुरंत नहीं लगा देना, पूरा एक्यूरेट देखना है ठीक है। 554 है। पूरा घटा के देखिए। आगे देखिए। एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 5 को विषय में एवरेज क्या है? 74 का। 5 विषय का एवरेज क्या है? 74। उसने 3 विषयों में 70 75 और 80 लाया है। मतलब 3 का जो अगर हम बात करें तो 3 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 14 14 8 14 8 हो जाएगा 22 220 और 5 225। उसने 3 विषय में लाया है। 5 विषय में कितना लाया? 370। एवरेज 74 से एवरेज से निकाले तो 370 लाया है। मैंने 5 विषय में वो 370 लाया है और 3 विषय में 225। तो 2 विषय जो बच गया, दोनों को घटा के जो बचेगा वही 2 विषय में लाया होगा। यहाँ पूछा क्या है? बाकी 2 विषय का प्राप्त अंकों का माध्य पूछा है, ना कि जोड़ पूछा है। माध्य 2 से भाग करने पर होगा। तो पहले तो ये दोनों का अंतर कितने का है देख लेंगे। तो अंतर देख लीजिए कि 75 या 70। 145 का अंतर है। 145 का आधा कर देंगे तो 140 70.5 आ जाए, 72.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? क्योंकि 140 का आधा 70 होता है और 5 का आधा 2.5 होता है। तो ऐसे आ जाएंगे कितना? 72.5। आगे समझ में? अब देखिए पैदल चलने वाले विवरण दिए गए हैं 3 व्यक्तियों का। अब यहाँ पे कौन सही है पूछा है। निम्नलिखित में कौन सही है? तो कहा है कि हर्षित और अमीना समान समय अवधि के लिए चले। हर्षित का देख लीजिए कितना है? 5:32 से 6:49 और अमीना का देखिए 5:27 से 6:37। तो इसका समय निकालिए, क्या दोनों का सेम आ रहा है? देखिए निकाल के कितना देर आएगा। तो ये जो है
आपका सही चुनना है, ये गलत बोला है, इतना समय नहीं आएगा समान, ठीक है। जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चला है, तो सबका समय निकाल लीजिएगा पहले, ठीक है। समय नहीं निकालने आता तो सुन लीजिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दिया है 6:49, यहाँ पे दिया है 5:32, घटा लीजिए, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से आप घटा के देख लीजिए, लेकिन इसको घटाने में आपको दिक्कत होगा। 7:31 से, हाँ 7:31 से, और घटाना कितना है 6:0, तो ये तो आ ही जाएगा, ये तो सिंपल है, ठीक है। तो लास्ट में ये अमीना सबसे कम चली है, देखिएगा घटा के, तो सबसे कम में अमीना ही आएगा, घटा के एक बार देख लीजिएगा। आइए अब हम यहाँ से सैद्धांतिक रूप को पढ़ते हैं, इसमें कुछ पेडागोगी से संबंधित है। एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा हम आपको बता चुके हैं कि ये कौन सा होगा, वैन हीले का कौन सा नियम होगा। तो स्तर 2 होता है, और स्तर 2 में कौन स्तर बताया है आप बता सकते हैं, दृश्यीकरण, ठीक है, दृश्यीकरण हो जाएगा। आइए, निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए प्रयुक्त होगा। मतलब प्राकृतिक संख्या किसी को सिखाना है तो कैसे कैसे आप सिखाएंगे, कौन से क्रम आपका सही होगा। तो पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना ये है कि पहले हमको 1 नंबर सिखाएंगे, अनुभव प्रदान करना, मतलब प्रासंगिक स्थिति के अनुभव देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको दिखाना, स्थितियों के चिन्ह प्रदर्शित करना सिखाएंगे, मतलब चिन्ह के जरिए दिखाएंगे। और उसके बाद है मौखिक रूप समझाएंगे, नहीं मौखिक रूप नहीं, पहले चित्र के माध्यम से करेंगे, तब लास्ट में मौखिक रूप आएगा, याद है, मौखिक रूप लास्ट में आता है, तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब एनसीएफ 2005 क्या कह रहा है, के आधार पर आपको बताना है कौन चीज़ सही है, उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रदर्शित करता है। आधार क्या है एनसीएफ का, ये बोला गया है। तो एनसीएफ का जो आधार है, सही सभी विद्यार्थियों को गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है, ये ऐसा एनसीएफ में बोला गया है, ये ध्यान रखिए, सभी सीख सके और सभी की ज़रूरत है, ऐसा बोला गया। उच्च गुणवत्ता और शिक्षा देना नहीं कहा गया है, शिक्षार्थियों को कैरियर के विकल्प चुनने की बात नहीं कहा गया है, और ओलंपियाड और प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने की बात नहीं कहा गया। 49 देखिए, 49 में क्या कहा है, बोला एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा, मतलब जनरल, और उनमें से उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। उसका उद्देश्य क्या था, मतलब ऐसा पत्रिका लिखने के लिए शिक्षिका ने विद्यार्थी से क्यों कहा। तो ऐसा लिखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि छात्रों की सहायता करने के वे कक्षा के गणित का शहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित के से संबंध स्थापित करना है, मतलब शहरी दुनिया में कौन से गणित प्रयोग होते हैं उसको सिखाने के लिए उसने, मतलब पत्रिका के गणितीय चीज़ों को लिखने को उसने कही थी। आइए देखिए, बोला है गणित केवल अंक गणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में उपयुक्त है, मतलब इसमें कौन सा संदर्भ जो है गणित के पक्ष में सही है। तो इसमें जो है ये डी वाला ही सही है। गणित पाठचर्या में गणित के क्षेत्र और आकार, दिक् स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंध, धन की आवश्यकता रूप से स्थान दिया जाता है। मतलब गणित एक चीज़ नहीं है, सिकुड़ा हुआ चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको यहाँ दिया गया आकार है, दिक् स्थापन है, ये सारे हैं, और आंकड़े हैं, मापन है, ये सारे चीज़ गणित में आते हैं। चलिए 51 को समझिए, निम्नलिखित में से डिन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता, मतलब डिन्स ब्लॉक के हिसाब से कौन चीज़ नहीं पढ़ाया जा सकता। तो डिन्स ब्लॉक के अनुसार जो है आपको संख्या और स्थानीय मान पढ़ाया जाता है, योग पढ़ाया जाता है, घटाव पढ़ाया जाता है, प्रायिकता नहीं पढ़ाए जाते हैं, याद रखेंगे, ये बात ध्यान रखें कि डिन्स ब्लॉक ने प्रायिकता न पढ़ाने की बात किया। आगे है, एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने उसके 665 लिखा, मतलब 6065 उसको नहीं लिखाया था, स्थानीय मान उसको नहीं आ रहा है। इस प्रकार त्रुटि क्यों हुई, ऐसा बोला गया। तो त्रुटि होने का मतलब है छात्रों ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा होगा, तभी जाकर के वो 665
लिख दिया, 6065 को 665 उसने लिख दिया। आगे समझिए, चलिए आगे देखिए। बोला है कि योग की समस्या 234 + 42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा कि वह 40 होता तो उत्तर, ठीक है, उत्तर 244, 254, 264, 274 होगा, ठीक है, परंतु यह 42 है, इसीलिए 274 + 2 276 होगा, इसीलिए 234 + 242 हुआ 276। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा एक कथन सही है? मतलब विद्यार्थी ने क्या प्रयुक्त किया है, मतलब वो बोला है कि अगर हमको योग करना है तो योग की समस्या में उसने ऐसा जोर दे के कहा कि यदि वह 40 होता तो ऐसा होता, अगर 254 है और इतना होता तो 42 है, इसीलिए इतना का योग जो है ना 274 + 2 का योग क्या होगा 276 होगा, और 234 + 42 का मतलब भी 276 होगा। मतलब वो अनेक शब्दों में उसने जवाब दिया, मतलब ये एक्यूरेट शब्द जो है यहाँ पे उसने दिया है जवाब। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है विद्यार्थी, ये देखिए, पहले समझते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन में क्या कहा है कि ऑप्शन में कहा है कि गणित की कक्षा में मौखिक परिकल्पना युक्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब मौखिक परिकल्पना को हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, ये चीज़ गलत है। इस तरह की प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्या को ठीक करते हुए एक शिक्षक का कार्य बढ़ जाता है। तो एक शिक्षक का कार्य इसमें इस हल में नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब जब सवाल पूछते हैं तो शिक्षक का कार्य बढ़ जाता है। इस तरह की कलन विधि विद्यार्थी के अवधारणात्मक ज्ञान को सूचक नहीं है, सूचक है गणित और औपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक के बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है। मतलब बच्चे जब जवाब देने लग जाए, जब बोलने लग जाए तो समझ जाइए कि समझ बढ़ने लगा है। ये चीज़, ये पूरा कुल मिला के ऊपर कुछ नहीं कहा गया, ये बताया गया कि बच्चे जब जवाब देने लग गए हैं इसका मतलब है बच्चे में समझ आने लगी। आगे समझ या समझने का प्रयास वो कर रहा है। आइए देखिए, बोला है कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों का साथ उलझन है। मतलब भागफल और शेषफल के लेकर के बच्चे जो है ना नहीं समझ पा रहे कि किसको भागफल कह रहे हैं किसको शेषफल। छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति उपयुक्त होगा? मतलब कौन सा नीति इसमें सही होगा? तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। यहाँ देखिए, यहाँ बोला मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। मतलब मूर्त प्रयोग होना चाहिए तब जा करके होगा। अमूर्त में उसको प्रयोग मतलब सीधे कहिएगा कि मतलब नीचे आएगा वो शेषफल होगा, यहाँ जाएगा वो भागफल होगा, तो ऐसे में वो समझ नहीं पाएंगे। मतलब उसका पूरा बना के उदाहरण देके उसको समझाना पड़ेगा। बोला निम्न में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? मतलब योगात्मक मूल्यांकन किसमें नहीं दर्शाया जा रहा है? तो इसमें जो है छात्रों को सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित, छात्र को कमजोरियों और निदान करने पर केंद्रित हमने योगात्मक मूल्यांकन नहीं बताया, हमने आपको बताया है, उसमें लिखा है। कोई बता सकते हैं कि जो सामर्थ्य को दूर करना है, कमजोरी को दूर करना है, तो कौन सा मूल्यांकन होगा? कोई बता सकते हैं? हमने 3 मूल्यांकन की बात किया था, अब तीनों मूल्यांकन आपको याद नहीं है तो ध्यान रखिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? गणित पढ़ने का सबसे अच्छा गुण कौन सा है? सॉरी, इसका आंसर नहीं बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 55 का आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा सामर्थ्य और कमजोरियों को निदान करने पर केंद्रित होना चाहिए। ये गलत है, बाद बाकी सभी सही है। योगात्मक मूल्य में अंत में परीक्षा होता है, जैसे कहने का मतलब लास्ट जो फाइनल एग्जाम होता है वो योगात्मक होता है, ठीक है। अगर हाँ ये रचनात्मक होगा। और यह उत्पादन अनुकूलन और प्रक्रिया अनुकूलन है, मतलब ये जरूरी होता है लास्ट का एग्जाम लेना। और ये कक्षा क्षेत्रीय स्थापना, मतलब श्रेणी बैठाने के लिए आपको योगात्मक काहे होता है? योगात्मक होता है श्रेणी करने के लिए, अंत की परीक्षा होता है, अनुकूल प्रक्रिया के लिए होता है। तो ये सारे चीज होते हैं योगात्मक।
56 में और निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ने का सर्वाधिक वांछनीय है? तो गणित पढ़ने में आपका सबसे ज़्यादा वांछनीय जो होगा वो होगा आपका अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों को निर्माण करना और उनको छात्रों को सामने रखना। मतलब ऐसा प्रश्न रखिए जो बच्चे जो है ना उसमें चुनौती हो। ऐसा प्रश्न नहीं दीजिए कि बच्चा एकदम हल कर ले तुरंत, तो चुनौती नहीं होगा तब तक वो समझ नहीं पाएगा। अब यहाँ पे दिया है कुछ जो आती है क्या कहते हैं चार्टें हैं जो प्रदर्शित किया गया भ्रांति का, प्रदर्शन का, अनुमान का और तुलना का। ठीक है, इस तरह से प्रदर्शन है। अब इसमें मिलान करना है कि कौन किस में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि तुलना आप जानते हैं बड़ा छोटा करना तुलना होता है, तो इसी से आपका बी का क्या हो जाएगा 4, बी 4 में मिलेगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे कि कहाँ बी में 4 वाले में बी कहाँ है, तो कितने में है, 2 में है, सब में कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, 4 वाले में बी। अब यही अब दूसरा हम देख लेंगे, दूसरा और चीज़ अगर हमको लगाना होगा तो हम कौन से हो जाएंगे। तुलना तो समझ गए। अब इसके बाद है अनुमान, उसके बाद है प्रदर्शन, उसके बाद भ्रांति। तो कौन प्रदर्शन होता है, हम नंबर पर लाइन पर लिख करके अगर दिखाते हैं तो प्रदर्शित करते हैं, नंबर लाइन पर अगर दिखाते हैं तो क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा देखिए तो दिया है कहीं, मतलब 2 का 1 कहीं दिया है क्या? दोनों में दिया हुआ है, बस सी और डी देखो। हाँ, तो आप बस हम आपको बता ही दे रहे हैं आंसर। आपका ए होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब इससे हिसाब से आप रट लीजिए। ठीक है, भ्रांति किसको कह रहे हैं? ठीक है, भ्रांतियाँ जो होती हैं गलत होता है। ठीक है, भ्रांति जो होते हैं गलत होते हैं, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए 58 को समझ लेते हैं। बोला है गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए श्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका में शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया। जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियां आवश्यकता होगी। ठीक है, कुल कितनी रोटियां की आवश्यकता होगी का परिचय, मतलब अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्या का क्या उद्देश्य है। मतलब ऐसे शाब्दिक समस्या वाला उसने प्रश्न क्यों दी। हमको प्रश्न हल यहाँ नहीं करना है, यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि ऐसा प्रश्न उसने क्यों बच्चे से क्या करने के लिए दी। तो वो वास्तविक की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से समायोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना। मतलब जो ऐसा प्रश्न पूछी जो वास्तव में वो जानती थी, रोटी के बारे में जानती थी ना, तभी तो रोटी से संबंधित प्रश्न पूछे, लेकिन उसको शब्द में बना करके पूछे। डायरेक्ट पूछ लेती कि कितने रोटी बने, कितने ऐसे बने, लेकिन वो शब्द में बना के पूछी रोटी के समस्या। तो वास्तविक परिस्थिति से उसने गणित समस्या को दूर करने का प्रयास किया। बी हो जाए। आगे समझ, ये ध्यान रखें। आइए समझते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है। गणित की अपनी भाषा है, क्या सही है? तो गणित की अपनी भाषा है, ये सही है। अच्छा, किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, केवल वाला हमेशा गलती हो जाता है। तो जहाँ जहाँ दू है उसको काट दीजिए, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जरूरी नहीं कि हमको सब आना ही चाहिए, ये वो भी आता है। अगर आप गलत वाले को आप ढूंढ लिए हैं तो 100% उससे आपका आंसर आ जाएगा। आगे समझ। दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि मतलब ये जो है दृष्टिकरण जो है ना शिक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। काहे महत्वपूर्ण हो जाता है ये बताना है। तो महत्वपूर्ण होने का ऐसा उच्च गणित के में बीज गणित और ज्यामिति को पढ़ने के लिए निहितार्थ है। मतलब दृश्यीकरण ये दोनों पढ़ने के लिए काफ़ी मतलब ज़रूरी है। ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको बिना दिखाए हम ज्योमेट्री बिना कंस्ट्रक्शन दिखाए पढ़ाएंगे। तो जैसे हम बोले वृत्त है, इसका व्यास ये होता है, तो समझ में आया कि क्या कौन होता है। लेकिन ऐसे ही हम अगर ये आपका वृत्त है, वृत्त में यहाँ व्यास है, तो समझ में आ रहा है। तो इसीलिए दृश्यीकरण जरूरी होता है ज्यामिति के लिए। तो इस तरह से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। चलिए आइए अब हम अगले सेट के अगले दिन